ओम श्री सरस्वत्यै नमः। सा विद्या य विमुक्ते। महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय दरभंगा का हिंदी विभाग दैनिक वर्ग तालिका के साथ उपस्थित है 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के बीच। आज मैं 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भाषा और साहित्य के अंतर्गत दिगंत भाग 2 के अंदर लेकर चल रहा हूं, जिसमें पिछले कई वर्गों में आप पढ़ रहे थे संपूर्ण क्रांति, और जिसका निवारण हमने पिछले वर्ग में किया उसके निष्कर्षों के साथ। आप जानते हैं कि पाठ का अंत तब तक नहीं होता है जब तक उससे उसके अभ्यास प्रश्नों के उत्तर को तैयार नहीं कर दिया जाता है। अभ्यास वास्तव में संपूर्ण स्मृति को ताजा कर देता है। तो मैं आज आपके बीच अभ्यास प्रश्नों को लेकर ही चल रहा हूं। आप जब पुस्तक को खोलेंगे तो अभ्यास शीर्षक के नीचे आपको पहला प्रश्न जो मिलता है वह है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका जवाब संपूर्ण क्रांति भाषण निबंध में संग्रहित है। जन क्रांति दृष्टा 20वीं शताब्दी की प्रमुख भारतीय समाजवादी विचारक विद्रोही स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति से पूर्व कई क्रांतियों के गवाह रह चुके हैं। क्रांतियां उनके रोम रोम से निकलती रही है। क्रांति ही मूल है किसी भी सुधार के लिए। सुधार आत्मिक हो या शारीरिक, घरेलू हो या राष्ट्रीय, सुधार के लिए जरूरी है क्रांति की ओर बढ़ना। जयप्रकाश नारायण जी क्रांति की ओर बढ़ते रहे। स्वाधीनता संग्राम में भी उन्होंने गंभीर क्रांतिकारियों की ही भूमिका निभाई। राजनीति के बदले अपने लिए लोक केंद्रित रचनात्मक राजनीति और समाज सेवा को उन्होंने आजादी के बाद चुना। वह कुछ नया करना चाहते थे ताकि हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र रह सके, स्वावलंबी रह सके, संप्रभुता के साये में आगे बढ़ सके। पड़ोसी देश नेपाल में भी लोकशाही के लिए हुए संघर्ष में उन्होंने अपना योगदान दे दिया खुलकर। यही कारण है कि जेपी भारत में भी लेनिन की मृत्यु के बाद वह 1924 ईस्वी में मार्क्सवादी बन गए। तब वह अमेरिका में रह रहे थे, मार्क्सवादी बन गए। फिर कांग्रेस में आए और भर्ती हो गए, लेकिन कांग्रेस उन्हें रास नहीं आई। कांग्रेस के अंदर ही क्रांतिकारी स्वभाव के कारण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन करने में भी आगे बढ़ गए। जेल गए। 1952 ईस्वी में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी गठन में भी अपना योगदान दिया, लेकिन कुछ भी कारगर नहीं हुआ। उनके सपनों का भारत साकार नहीं हुआ। उल्टे देश की हालत और भी बदतर हो गई, जिसके कारण उन्होंने संपूर्ण क्रांति का उद्घोष किया। लेकिन नेतृत्व करने के संबंध में उन्होंने पूर्व नेतृत्व से प्रेरणा लेते हुए कहा, जो कहा वह हूबहू पंक्ति आपके सामने। मैं तो थक चुका, लेकिन आज वही भारी जिम्मेदारी कंधों पर आई है। मैं तो थक चुका हूं, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी कंधों पर आई है।
वो जिम्मेदारी को समझते थे, इसलिए भारी शब्द का, बड़ी भारी, मामूली भारी नहीं, बड़ी भारी जिम्मेदारी कंधों पर आई है। और मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग करके नहीं लिया है, मांग करके नहीं लिया है। तरुणों से, छात्रों से बराबर कहता रहा हूं। जब पहला मैंने आह्वान किया था यूथ फॉर डेमोक्रेसी का, तब संचालन समिति में बहस मैं करता रहा कि मुझे नेतृत्व में आगे नहीं बढ़ना है, मैं कमजोर हूं, मैं बूढ़ा हूं। हम बूढ़े हो गए, हमारी सलाह ले लीजिए। हम बूढ़े हो गए, हमारी सलाह ले लीजिए। हम दूसरी पीढ़ी के हो गए, हमारी सलाह लीजिए। आप नई पीढ़ी के लोग हैं, देश का भविष्य आपके हाथों में है। उत्साह है आपके अंदर, शक्ति है आपके अंदर, जवानी है आपके अंदर। आप मेरा नेता बनिए, आप मेरा नेता बनिए। मैं आपको सलाह दूंगा, मैं आपको सलाह दूंगा। तो छात्रों ने कहा, जयप्रकाश जी मार्गदर्शन कीजिए, सलाह से काम नहीं चलेगा, आपको नेतृत्व स्वीकार करना ही पड़ेगा। मैं टालता रहा, लेकिन अंत में वेल्लोर जाते समय मैं उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। स्वीकार करते समय मैंने अनुभव किया कि मैंने अनुभव किया अपनी अयोग्यता का और नम्रता पूर्वक यह स्वीकार किया। परंतु छात्रों से भी, आप सबसे भी यह अनुरोध है कि नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना है, नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना है। मुझे सामने खड़ा करके और कोई हमें डिक्टेट करे पीछे से कि क्या करना है, यह उन्हें स्वीकार नहीं। वह स्वयं अपने विचार से कुछ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई मुझे डिक्टेट करे, यह मुझे स्वीकार नहीं है। मैं सबकी सलाह लूंगा, सलाह लेने में मैं पीछे नहीं रहूंगा, मैं सबकी सलाह लूंगा, तालियां नहीं। एक बार फिर मेरे मित्रों, इस चीज को आप गौर करें कि जिम्मेदारी लेते वक्त भी वह कहते हैं कि सलाह तो मैं लूंगा, तालियां नहीं लूंगा। वस्तुतः तालियों को वह लोकतंत्र के लिए गालियां समझते रहे। तालियों की गड़गड़ाहट में ही हमारा लोकतंत्र डूब गया, हमारी जनता बर्बाद हो गई, हमारा देश पूर्ण विकसित देश आज तक भी नहीं बन सका है, केवल तालियों की गड़गड़ाहट के कारण। अब तो तालियों को बजाने के लिए तालीबाज बैठाए जाते हैं सभा में, जैसे मृत्यु में रोने वाली आती है शहरों में और छाती पीट पीट कर उन घरों में रोती है जिन घरों में कोई मर जाता है। उसी तरह से तालियां बजाने वालों का जत्था भी सभा में पहुंचता है, पहुंचाया जाता है। भारे पर वो आते हैं रुदाली की तरह। किसी के घर में जाकर जो रोने के लिए स्त्रियां जाती है उसको रुदाली कहते हैं, तो पैसे लेकर रोती है गमगीन घर में जाकर। ठीक उसी प्रकार से पैसे लेकर सभाओं में तालियां बजाने का काम भी लोग कर रहे हैं, ताकि अन्य जनता समझे कि नेता का स्वागत हो रहा है। जयप्रकाश नारायण जी स्पष्ट कहते हैं कि मैं सलाह लूंगा, तालियां नहीं। तालियां बजाने वाले एकाग्रचित्त नहीं हो पाते हैं, नेताओं की बात को समझ भी नहीं पाते हैं, हो करके सभा से चले आते हैं। जयप्रकाश नारायण जी इस तथ्य को समझते थे, जानते थे, इसीलिए वह कहते हैं सलाह लूंगा, तालियां नहीं। यह है उनके नेतृत्व में आने की कहानी, यही उनका शर्त था। वह सशर्त आए थे,
इस आंदोलन में उन्होंने उन शर्त रखी थी, उनका शर्त था कि वह किसी के हाथों का खिलौना बनकर नेतृत्व नहीं करेंगे, किसी के हाथों का खिलौना बनकर नेतृत्व नहीं करेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया भी। दूसरा प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दे। इस अवधि की कौन सी बात आपको प्रभावित करती है? अपने विद्यार्थी जीवन इतिहास को स्पष्ट करते हुए संपूर्ण क्रांति भाषण निबंध में उन्होंने लिखा है, कहा है कि 1921 ईस्वी के जनवरी के महीने में पटना कॉलेज के ही आईएससी का विद्यार्थी हुए थे। पटना कॉलेज के आईएससी के विद्यार्थी के रूप में जब वो पढ़ रहे थे तो वह विलक्षण छात्र थे। उनके जितने भी सहपाठी थे सभी छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे थे, लेकिन बचपन में ही अमेरिका जाने का धुन उनके ऊपर सवार हो गया। किसी अच्छे विद्वान ने भाषण में यह बात रखी, लेकिन जयप्रकाश नारायण थे तो गरीब घर के, कैसे जाते अमेरिका? किसी तरह से वह अव्वल दर्जे के विद्यार्थी तो थे ही, उन्होंने उपाय किया और जितने भी लोग थे सबने उनको मिलकर अमेरिका जाने के लिए सहायता कर दी। छात्र असहयोग उन्होंने मन में लिया और अमेरिका की ओर रवाना हो गए। अमेरिका में वह साइंस के विद्यार्थी थे। उन्हें कहा गया कि एक साइंस के प्राध्यापक के साथ रहकर उनके प्रयोगशाला में मदद करनी है और प्रयोग भी सीखना है। वह काम करने लगे, लेकिन गरीबी ने उनको तोड़ दिया था, पर वह टूटे नहीं। अमेरिका में भी जूता पॉलिश करके, विभिन्न प्रकार के कारखानों में काम करके, जहां लोहे गलाए जाते थे वैसे कारखानों में भी काम करके वह अमेरिका में पढ़ाई करते रहे। वह लिखते हैं कि मैं तो अमेरिका से जब आया हूं तो लोग मुझे अमेरिका का दलाल भी कह रहे हैं। यह है जयप्रकाश नारायण के हृदय की पीड़ा। तो अमेरिकी प्रवास में, विद्यार्थी जीवन में व्यक्तिगत मुझे यही सबसे अच्छी बात लगी कि वह हमेशा दृढ़ रहे। धीर वीर गंभीर जेपी, धीर वीर गंभीर जेपी थे, तीक्ष्ण बुद्धि के तीर जेपी। जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण जीवन से यही सिद्ध होता है कि अमेरिका प्रवास ने ही उनको मुकम्मल मनुष्य बनाया। जीने के लिए काम करना होगा, पढ़ने के लिए काम करना होगा, आगे बढ़ने के लिए काम करना होगा। वो काम करने से कभी भी नहीं डरे, किसी काम को वो छोटा नहीं समझे। यही सबसे बड़ी बात मेरी दृष्टि में उनके अंदर थी। प्रश्न तो बहुत सारे हैं जिसे मैं अगले वर्ग में भी आपके समक्ष रखूंगा। समय अभाव के कारण अभी मैं छोटे छोटे अंश में ही आपको आगे बढ़ा रहा हूं। फिर अगले वर्ग में अगले प्रश्नों के उत्तर के साथ और आज का वर्ग यहीं मैं समाप्त कर रहा हूं। ओम शांति।